हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। वो क्लास क्या है? जैसा कि प्रतिदिन 12th वाले जो एग्रीकल्चर के ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। सो अभी तक हमने कितने यूनिट को पढ़ लिया? जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर है, उसमें हमने 3 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आज मैं लेके आया हूं चौथी यूनिट। चौथी यूनिट का टॉपिक का नाम क्या है? उर्वरक, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर। टॉपिक का नाम क्या है? उर्वरक या फर्टिलाइजर। यूनिट कौन सी है? चौथी है। और इस यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चंस बनते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? इस यूनिट से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं कि आज कैसे कैसे क्वेश्चंस लाया हूं। जो भी क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अधिकांशतः एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिसने भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो पुरानी क्लासेस को जरूर से जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, देखते हैं क्या है। देखो, पहला टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजर या उर्वरक। ठीक है। फर्टिलाइजर या उर्वरक किसे कहते हैं? कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर होता क्या है, मतलब उसकी डिफिनीशंस क्या रहने वाली है। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिन्हें कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है और यह क्या करते हैं? पौधों के 1, 2 या 3 पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर या उर्वरक कहते हैं। समझ में आया? देखो, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिन्हें कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है, जो क्या करते हैं? हमारी फसलों की 1, 2 या 3 पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर या उर्वरक कहते हैं। यह क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, अर्थात अकार्बनिक होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है। उर्वरक कारखानों में बनाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की तीनों मुख्य पोषक तत्वों में से किसी 1, 2 अथवा तीनों की ही पूर्ति फसलों में करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजर या उर्वरक कहलाते हैं। अधिकतर उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। क्या लिखा हुआ है? फर्टिलाइजर आर chemicals substance made in factories which supply any one or two or all three of the three tree। यहाँ ट्री होना चाहिए था सर, थ्री। यहाँ थोड़ा सा कर लेना। थ्री ही है। 3 main nutrients of the plant in the crops. Most of the fertilizers are inorganic in nature। जो हमारे मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं, वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। समझ में आया? फर्टिलाइजर की डिफिनीशंस क्या होती है, देखते हैं इसके आगे। अब देखो, पिछले वर्ष एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम बताइए। तो यहां मैं वो क्वेश्चंस लाया हूं कि 4 नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम बताइए, 4 फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम बताइए, 4 पोटासिक धारी उर्वरकों के नाम बताइए और 4 जैव उर्वरकों के नाम बताइए। तो एक एक को डिस्कस करेंगे और ये भी जो पॉइंट है इनको अच्छे से नोट कर लेना ताकि जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन इसको जरूर देख लेना। ठीक है। तो आप बात करते हैं पहले रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की। तो नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम लिखना है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को भी बताना है। तो पहला सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 16% नाइट्रोजन है। बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में 15% या कहीं कहां 13 से 15% भी किसी किसी उसमें देखने को मिलता है।
दोनों एक ही है। यदि 15% भी लिख के आ रहा है तो वो भी सही है। यदि 13 से 15% भी लिख के आ रहा है तो वो भी सही है। तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 16% होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 15% या 13 से 15% होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है? 13% नाइट्रोजन होता है। अब अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट में हमारे 20.6% नाइट्रोजन होता है। कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 20.6% नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम लिख सकते हो, जैसे यूरिया लिख सकते हो। यूरिया में नाइट्रोजन कितना? 46% है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लिख सकते हो, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 25% है। इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम। बात करते हैं अब फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम। अब फास्फेटिक उर्वरक या फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम कौन कौन से हैं? देखो, तो पहले बात करते हैं हम सिंगल सुपर फास्फेट की। ठीक है, तो सिंगल सुपर फास्फेट में कितने परसेंट फास्फोरस होता है? 16 से 18% या 16% फास्फोरस होता है। ठीक है, किसी किसी बुकों में 16 से 18% मिलेगा, किसी किसी बुकों में 16% भी मिलेगा। ठीक है, तो जो अब बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में कितना परसेंट फास्फोरस होता है? 16 से 18% या 16% फास्फोरस होता है। इसके बाद डबल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है? 32% होता है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितने परसेंट होता है? 48% होता है। देखो, 16 सिंगल है, डबल कर दिया, 16 में 2 का गुणा किया, डबल हो गया, 32 हो गया। 16 में 3 का गुणा किया, यदि ट्रिपल पूछ रहा है तो 3 का गुणा कर दो, मतलब 48 हो गया। बात करते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसमें 48% फास्फोरस तथा इसमें 11% नाइट्रोजन होता है। कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 11% नाइट्रोजन होता है। अब डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें 46% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन होता है। कितना? 18% नाइट्रोजन होता है। समझ में आया फास्फोटिक उर्वरकों के नाम। अब यदि पेपर में आते हैं तो लिख सकते हो ना कि 4 नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम बताओ, तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया और आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं फास्फेटिक उर्वरक की, तो सिंगल सुपर फास्फेट जिसे एसएसपी के नाम से जाना जाता है, इसमें फास्फोरस कितना होता है? 16 से 18% या 16% देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं डबल सुपर फास्फेट, जिसे डीएसपी के नाम से जाना जाता है, इसमें कितने परसेंट? 32% फास्फोरस होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रिपल सुपर फास्फेट की, जिसे टीएसपी के नाम से जाना जाता है, इसमें फास्फोरस कितना होता है? 48% होता है। बात करते हैं अमोनियम फास्फेट, सॉरी मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसे एमएपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कितना परसेंट? 48% फास्फोरस तथा 11% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद बात करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे डीएपी के नाम से जाना जाता है, इसमें 46% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन होता है। ये हो गए हमारे फास्फेटिक उर्वरक या फास्फोरस धारी उर्वरक। अब बात करते हैं पोटासिक उर्वरक, पोटासिक या पोटेशियम उर्वरक। ठीक है, अब पोटासिक उर्वरक कौन कौन से हैं? देखो, अब बात करते हैं पोटासिक उर्वरक। पोटासिक उर्वरक में पहला उर्वरक है म्यूरेट ऑफ पोटास, जैसे पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। यहां पे लिखा भी हुआ है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, जो पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटास है, जिसे एमओपी के नाम से MOP भी लिख के आता है। क्या लिख के आता है? एमओपी, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, इसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटासिक उर्वरक कितना होता है? पोटेशियम की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो 60%, किसी किसी बुकों में 60 से 62% भी देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 60 से 62% तथा 60% भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम सल्फेट में कितना होता है? 48 से 52% होता है।
पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? तो 48 से 52% पाई जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट में कितना होता है? तो 37 से 45%, या किसी किसी बुकों में 40 से 45% क्या पाया जाता है? पोटासिक उर्वरक पाया जाता है। पोटास की मात्रा कितनी होती है पोटेशियम नाइट्रेट में? तो 40 से 45% या 37 से 45% होती है। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम फास्फेट की। तो पोटेशियम फास्फेट में पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो 30 से 50% होती है। देखो मैं ये डबल डबल डाटा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसी किसी बुकों में 60% लिखा होगा, किसी किसी बुकों में 60 से 62% भी लिखा हुआ है। तो वहां देखोगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे, तो ऐसा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि मैक्सिमम पूछा जाए तो 60% ही आंसर सही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, पहला क्या हो गया हमारा? म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है? 60 या 60 से 62% होती है। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में ना पोटास की मात्रा कितनी होती है? 48 से 52% होती है। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा कितनी होती है? 37 से 45%, तथा किसी किसी उसमें 40 से 45% भी देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पोटेशियम फास्फेट। पोटेशियम फास्फेट में पोटास की मात्रा कितनी होती है? 30 से 50% होती है। कितनी होती है? 30 से 50% होती है। ये हो गए आपके नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम, फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम और पोटास धारी उर्वरकों के नाम। अब बात करते हैं जैव उर्वरकों के नाम। जैव मतलब बायो फर्टिलाइजर उर्वरकों के नाम। ठीक है, क्या? जैव उर्वरकों के नाम या बायो फर्टिलाइजर उर्वरकों के नाम। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वहां क्वेश्चन आपको दे देगा कि 4 बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरकों के नाम लिखिए, 4 नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम लिखिए, 4 फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम लिखिए और 4 पोटासिक धारी उर्वरकों के नाम लिखिए। कुछ भी पूछ सकता है, 2 को पूछ सकता है कि 4 जैव उर्वरकों के नाम तथा 4 नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम लिखिए, अथवा 4 नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम या 4 फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम लिखिए। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो 4 जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। तो जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? पहला राइजोबियम है, नीलहरित शैवाल है, इजोला है, इजोटोबैक्टर है और इजोला फर्न है। और आप लिखना सकते हो, कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन सा? राइजोबियम हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, इजोला हो गया, इजोटोबैक्टर हो गया, इजोला फर्न हो गया और कुछ फास्फोरस फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैसिलस हो गया और स्यूडोमोनास हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको क्या लिख सकते हो आप? जैव उर्वरकों को लिख सकते हो। अब देखो जैव उर्वरक क्या होते हैं, वो जस्ट इसके आगे बात करने वाले हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैव उर्वरकों के नाम कौन से हैं और जैव उर्वरकों का महत्व या लाभ क्या होता है। तो पता चल गया कि जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं, इजोला, इजोटोबैक्टर और इजोला फर्न या इजोस्पाइरलम भी कह सकते हैं। इजोला फर्न के अलावा इजोस्पाइरलम या वो फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया जैसे बैसिलस है, सूडोमोनास है, उनको भी लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे। तो क्लियर हो गया कि 4। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 4 जैव उर्वरकों के नाम लिखिए, तो 4 जैव उर्वरकों के नाम क्या बता सकते हैं? यस या नो। ठीक है, देखो आपके लिए हम 5 से 6 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके एक पीपीटी बनती है और आप अपने दोस्तों के साथ ही नहीं शेयर करते हैं। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक होते क्या है, या सिंपल सा बोल सकते हैं ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु युक्त टीका होते हैं जो फसलों में क्या करते हैं? पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने का काम करते
हैं। सिंपल सी डिफिनीशंस में बोल सकते हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं या क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु युक्त टीका होते हैं जो पौधों को क्या करते हैं, न्यूट्रेंट या पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम करते हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है बायो फर्टिलाइजर्स के नाम बताइए, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे और अभी डिस्कस करके आए हैं कि जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले वर्ष, ठीक है, 2022 या 23 में शायद पूछा हुआ ये क्वेश्चंस है। तो जैव उर्वरक क्या होता है, देखो, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले उर्वरक जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव जैव उर्वरक क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले उर्वरकों को ही क्या कहते हैं, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ये उर्वरक मृदा में उपस्थित आघुलनशील एवं अनु अनुपलब्ध पोषक तत्वों का घुलनशील रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने की क्या क्षमता रखते हैं। अब सॉइल में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डले रहते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं, जैसे फास्फोरस है, तो उसको क्या करते हैं, घुलनशील रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध करवाने का क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जैव उर्वरकों को जैव कल्चर या जैव टीका भी कहा जाता है। जैव उर्वरकों को और किन किन नामों से जाना जाता है, जैव उर्वरकों को जैव कल्चर या जैव टीका के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जैव कल्चर, फर्टिलाइजर कल्चर, सॉरी, बायो फर्टिलाइजर कल्चर या जैव टीका के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई इसकी डिफिनीशंस, बता सकते हो ना, लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जैव उर्वरकों के नाम क्या क्या हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। तो आपसे यदि पूछता है कि जैव उर्वरकों के नाम कौन कौन से हैं, तो जैव उर्वरकों के देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, एजोलाफर्न हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया और एजोटोबैक्टर हो गया और आपके फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया हो गए। तो ये क्या हो गए, हमारे जैव उर्वरकों के एग्जाम्पल्स हो गए। ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम और एजोला फर, ठीक है। बात करते हैं इसके महत्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे क्या पूछ सकता है, जैव उर्वरकों के महत्व अथवा जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए। क्या लिखिए, जैव उर्वरकों के महत्व को बताइए अथवा जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए। क्या लिखिए, जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए। तो पहला लाभ क्या है, बात करते हैं इनकी इनकी या इनके इनके कर लेना यहाँ पे, इनके प्रयोग से कम खर्चे में ही पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इनके प्रयोग से क्या होता है, इनके प्रयोग से कम खर्चे में ही नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। जैसे आपके बहुत सारे राइजोबियम कल्चर आते हैं जिसमें 200 ग्राम का पैकेट रहता है जो 10 किलो बीज के लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए रहता है। तो मतलब कम खर्चे में क्या हो जाता है, आपको पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। बात करते हैं आगे, इनके प्रयोग से फसलों की अंकुरण क्षमता एवं उपज में वृद्धि हो जाती है। इनके प्रयोग से क्या होता है, फसलों की अंकुरण क्षमता अच्छी होती है और अंकुरण क्षमता यदि अच्छी हुई तो हमसे उससे हमें उपज भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। क्या होता है, उससे अधिक मात्रा में उपज भी प्राप्त होती है। बात करते हैं आगे, पौधों में मृदा जनित बीमारियां कम हो जाती हैं। पौधों में क्या होता है, इनके प्रयोग से पौधों में मृदा जनित बीमारियां कम हो जाती हैं। मृदा जनित बीमारियां मतलब उकटा होता है ना, उकटा जैसे बिल्ट डिसीज बोलते हैं, ठीक है, उकटा हो गया और आद्र विगलन, ठीक है, उकटा हो गया और आद्र विगलन हो गया, बिल्ट बिल्ट डिसीज और आद्र विगलन। तो पौधों में मृदा जनित बीमारियां कम हो जाती हैं किसके प्रयोग से, बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग से मृदा में क्या हो जाती हैं, मृदा जनित बीमारियां कम हो जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार हो जाता है।
यदि हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो मृदा में क्या होता है, मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार हो जाता है। अगला क्या है, वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। यदि हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो वातावरण में किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, ना तो सॉइल पोल्यूशन होता है, ना एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। तो इससे क्या होता है, इससे किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। तो बता सकते हो आप, यदि आपसे जैव उर्वरकों के महत्व, जैव उर्वरकों के लाभ पूछता है तो क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, बस इतना ही लिख दोगे ना, तो जो आपका ये यूनिट कितने नंबर का है, जो आपका ये यूनिट 4 नंबर का है, कितने नंबर का है आपका ये यूनिट, आपका यूनिट जो ये 4 नंबर का है, पक्के में पक्का आपको 4 में 4 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, बस इस क्लास को देख लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, बात करते हैं आगे। जो बहुत क्वेश्चन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरक में अंतर लिखिए। मिक्स फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, मिश्रित फर्टिलाइजर और जटिल कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में अंतर लिखिए। मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरकों में अंतर लिखिए। पहले बात कर लेते हैं मिश्रित उर्वरक होते क्या हैं या मिक्स फर्टिलाइजर कहते किसे हैं। जब दो या दो से अधिक उर्वरकों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक उर्वरकों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यूरिया प्लस डीएपी दोनों को मिला दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यूरिया प्लस डीएपी को मिला दिया, या यूरिया प्लस म्यूरेट ऑफ पोटास को मिला दिया। किसको मिला दिया, यूरिया प्लस म्यूरेट ऑफ पोटास को मिला दिया, तो यह क्या हो गया, हमारा मिश्रित उर्वरक हो गया। अब कॉम्प्लेक्स या जटिल उर्वरक क्या होते हैं, देखो जब एक ही उर्वरक में दो या तीन पोषक तत्वों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल उर्वरक कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है कि मिश्रित मिक्स फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो मिश्रित उर्वरक क्या होता है, जब दो या तीन उर्वरकों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यूरिया प्लस डीएपी को मिलाया। देखो यूरिया भी एक अलग उर्वरक है और डीएपी भी एक अलग उर्वरक है, उन दोनों को मिलाकर बनाया तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे मैंने यूरिया प्लस पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास को आपस में मिलाकर बनाया तो उसे भी हम क्या कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। अब बात करते हैं जटिल उर्वरक जिसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जब एक ही उर्वरक में दो या तीन प्राइमरी पोषक तत्वों को आपस में मिलाकर, या अलग भी पोषक तत्व हो सकते हैं, उनको आपस में मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल उर्वरक कहते हैं। जब एक ही उर्वरक में दो या तीन पोषक तत्वों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है तो उसी ही हम क्या कहते हैं, जटिल या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। ये तो बात हो गई जनरल सी। अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की कि इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। पहला बात करें तो इस प्रकार के उर्वरक में दो या दो से अधिक प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। मिश्रित उर्वरक में क्या होता है, इस प्रकार के उर्वरक में दो या दो से अधिक प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के उर्वरक में दो या दो से अधिक प्रकार के मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं।
क्या होते हैं? दो या दो से मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व मतलब एन, मुख्य पोषक तत्व मतलब एन, पी और के। ठीक है, तो ये मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अगले बात करें, इन उर्वरकों को दो उर्वरकों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इन उर्वरकों को क्या होता है? दो उर्वरकों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो मैंने अभी बताया, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश एंड यूरिया को मिलाकर क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। अगला डिफरेंस क्या है? एक ही उर्वरक में जब एक या दो या तीन प्राथमिक पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? जब एक ही उर्वरक में दो या तीन प्राइमरी पोषक तत्वों को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स या जटिल या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। इन उर्वरकों में मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन उर्वरकों में क्या होता है? मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनमें केवल मुख्य पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इनमें केवल मुख्य पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, इन्हें मिश्रित करने के बाद भंडारण नहीं कर सकते। इन्हें मिश्रित उर्वरकों को, क्योंकि देखो इसमें दो तीन तरह के उर्वरकों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, तो इन्हें अधिक समय तक भंडारण नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इन्हें मिश्रित करने के बाद भंडारण किया जा सकता है। इन्हें मिश्रित करने के बाद क्या किया जा सकता है? भंडारण किया जा सकता है, लेकिन इन्हें मिश्रित करने के बाद भंडारण नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही था। आज हमारी यहां से फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो गई। इसमें जो जो भी क्वेश्चंस लाया हूं, यदि आपने वही वही क्वेश्चंस भी कर लिए ना, तो पक्के के पक्का है कि आपको 4 नंबर देके जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।